हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स में लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। और जैसा कि आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स या पूरी इकोलॉजी के जो 3 चैप्टर हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के लिए और साथ ही साथ नीट के लिए। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बोली है, आज फिर बोल रही कि इसको रटने की कोशिश मत करो। रटने से क्वेश्चन नहीं होंगे। इसको जब तक समझोगे नहीं, जब तक आपको पूरा मजा नहीं आएगा और आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर 2 पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स में आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की। सबसे पहले यहां पर यह समझने वाली बात है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होता क्या है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब है यहां पर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है किसी भी समष्टि में पाए जाने वाले गुण। अब समष्टि के गुणों से क्या मतलब है, इसके लिए एक बार फिर से हम उस बात पर विचार करें कि ये पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन क्या है इसके बारे में बात की गई थी पिछली क्लास में कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन स्पीसीज ऑक्युपाइंग अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, एक ही जाति के सदस्यों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है, उसे हम समष्टि, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। और एक बात इसकी बताई थी मैंने कि शेयर और कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेस एंड पोटेंशियल इंटरब्रीड एंड यूजुअली आइसोलेटेड टू सम डिग्री फ्रॉम अदर ग्रुप। किसी भी समष्टि में पाए जाने वाले सभी सदस्य समान प्रकार के रिसोर्सेस को प्राप्त करने के लिए आपस में स्पर्धा करते हैं और आपस में प्रजनन के द्वारा नई संतानों को उत्पन्न करते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ने का मतलब क्या है, कोई भी पॉपुलेशन का फ्यूचर क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगी, रिसोर्सेस जो कि किसी पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके साथ पॉपुलेशन के क्या संबंध होंगे, ऐसी तमाम बातों को जानने के लिए हम किसी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स या लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बात यह आती किन किन बिंदुओं के आधार पर हम किसी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हैं, किन किन बिंदुओं के आधार पर हम किसी भी पॉपुलेशन या समष्टि के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स यानी समष्टि के गुण निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन किए जा सकते हैं। सबसे पहले बेटा यहां पर है जन्म दर, तथा मृत्यु दर, बर्थ एंड डेथ रेट। दूसरा है लिंग अनुपात। तीसरा है पॉपुलेशन एज या समष्टि आयु। और समष्टि आयु के अंतर्गत
हम आयु पिरामिड के बारे में, जो कि त्रिकोणी, घंटाकार, कलश के आकार के, कलशाकार, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे समष्टि घनत्व के बारे में। तो इन बिंदुओं के आधार पर बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन एज और पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी जो होती है, किसी भी पॉपुलेशन का जो अध्ययन होता है, उसे बेटा हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, समष्टि के गुण। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक बार फिर से कि पॉपुलेशन में इन गुणों का क्या मतलब है। लेकिन इसके एक बात पहले फिर से आपको याद दिला दूं, एक चीज में यहां पर, क्योंकि आप बहुत भुलक्कड़ हैं, बार बार भूल जाते हैं, इसलिए आपको याद दिलाना जरूरी है। क्या याद दिलाना जरूरी है? यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये एक सेम जियोग्राफिकल एरिया है, एक निश्चित स्थान है। इस निश्चित स्थान पर इस प्रकार से एक ये पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीवों का एक समूह जो कि एक ही जाति के सदस्य हैं। यहां पर ये कर क्या रहे हैं, कंपीट एंड इंटरब्रीड टुगेदर। इतनी बात समझने के बाद पॉपुलेशन क्या है, सजीवों का एक समूह है जो एक निश्चित स्थान पर रहता है। यह आपस में समान रिसोर्सेस के लिए क्या करते हैं, कंपीट होते हैं, स्पर्धा करते हैं। और स्पर्धा करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो आपको बतानी जरूरी है वो ये है कि ये सभी के सभी आपस में प्रजनन के द्वारा अपने जैसे समान संतान को उत्पन्न करते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे बच्चों, यहां पर हम एक एक एट्रीब्यूट्स की, यानी एक एक गुण या लक्षण की, जो कि पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। सबसे पहले बात करते हैं बर्थ एंड डेथ रेट की। एंड डेथ रेट, जन्म और मृत्यु दर की बात करें, वास्तव में जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। जन्म और मृत्यु तो आप जानते हो, किसी नए सदस्य का पैदा होना जन्म कहलाता है, और पहले से उपस्थित सदस्य का चले जाना, उसकी जैविक क्रियाओं का बंद हो जाना, उसे हम मृत्यु कहते हैं। तो यहां जन्म दर की बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं। मतलब क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, यहां पर हम बात करने जा रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मेंबर इन अ पॉपुलेशन। किसी समष्टि में बढ़ने वाले या घटने वाले सदस्यों की संख्या का आकलन करना
उस पॉपुलेशन का बर्थ रेट या डेथ रेट यानी जन्म दर या मृत्यु दर कहलाता है। चलिए अब इनको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर बर्थ रेट की, बात कर लेते हैं जन्म दर की। बेटा समझने की कोशिश करना, रटने की जरूरत नहीं है। अब जन्म दर किसे कहते हैं? जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर एक ये विलेज है या कोई भी शहर है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, यहां पर कांस्टेंट एरिया, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, निश्चित स्थान पर एकांक समय में, यानी दूसरा पॉइंट हमें क्या समझना है, एक तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहां पर कांस्टेंट टाइम पर आने वाले नए सदस्यों की संख्या, न्यू इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स जैसे हम मान लेते हैं कि यहां पर ये 2023 से इस 2023 के अंतर्गत यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर थे। 2024 में यह संख्या बढ़ गई इस प्रकार से, यह संख्या यहां पर बढ़कर के हो गई 12। तो एक साल के अंतर्गत कितने सदस्य आए? 4। एक बार दोबारा से बात को समझें, किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली बर्थ रेट क्या होती, जन्म दर कहते किसे? एकांक समय में निश्चित स्थान पर आने वाले नए सदस्यों की संख्या उस पॉपुलेशन की जन्म दर कहलाती है। जैसे अभी क्या बताया कि 2023 में पहले यहां पर जो मेंबर थे वो 8 थे, 2024 में ये संख्या हो गई 12, तो कुल नए सदस्य कितने आए? 4। अब हमें निकालना क्या है? बर्थ रेट, कितने प्रतिशत ये पॉपुलेशन बढ़ी, जिसे आप ऐसे नहीं निकाल सकते। इस 4 कहने से मतलब नहीं होगा। अब ये 4 8 में निकली है, बढ़ी है, या 100 लोगों में बढ़ी है, पहले पॉपुलेशन 1000 थी उसमें बढ़ी है, यानी किसी भी पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट होता है उसका प्रतिशत निकालना होता है। भाई ये जैसे 8 में 4 बढ़ी तो पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ी, यहां पर 100 मेंबर होते फिर 4 बढ़ती तो कितने परसेंट बढ़ी, यहां पर 5000 होते फिर 4 बढ़ी। तो केवल संख्या नाप लेने से आप किसी स्थान का परसेंटेज नहीं निकाल सकते कि पॉपुलेशन कितने प्रतिशत आगे जाएगी। ये तो केवल आप 4 8 में से निकाल रहे हैं ना, 50% बढ़ रही। अगर 100 लिखा होता तो परसेंटेज चेंज हो जाता। अब इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसका परसेंटेज हम निकालें कैसे?
देखिए इसके लिए बेटा एक फार्मूला होता है, कैलकुलेटेड बाय डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से हम यहां पर निकालते हैं। अब यहां पर डेल्टा क्या है, संख्या हुई बदली हुई संख्या, ये क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, और टी क्या है, टाइम। तो निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत कुल कितने संख्या बदली, उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करो, सपोज करो एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक तालाब था, ये तालाब है, इस तालाब में 28 लोटस के प्लांट है, लोटस प्लांट इन 2023। सपोज करो एक तालाब है जिसमें 28 कमल के पौधे हैं 2023 में। 2024 में यह संख्या बढ़कर के हो गई 28। ये 8 यहां पर न्यू मेंबर आए, कब आए, 2024 में। अब बेटा इसको हम कैसे निकालेंगे, ऊपर फार्मूला आपको बताया डेल्टा एन, संख्या में कितना बदलाव आया। तो संख्या में बदलाव यहां पर आ रहा है 8 नए आए हैं, तो जो नए आते हैं उनको हमेशा ऊपर लिखेंगे। जो पहले से थे, पहले से कितने थे, पहले से यहां पर थे 28। अब इसका प्रतिशत जो आएगा वो 0.4 पर ईयर आएगा। तो बेटा हमको जो निकालना होता है वो हमें ये निकालना होता है कि कितने प्रतिशत ग्रोथ हुई। हमें ये नहीं निकालना कि कितने बढ़ गए, वो तो पहले से बताया जा रहा है इतने बढ़ गए, लेकिन कितने में बढ़ गए इसको पर विशेष ध्यान रखना है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। बात सारी समझ में आ चुकी, कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा यहां पर डेथ रेट की। डेथ रेट की अगर बात करें, मृत्यु दर की अगर बात करें, तो सबसे पहली समझने वाली बात यही है कि मृत्यु दर है क्या। एकांत समय में निश्चित स्थान पर मरने वाले सजीवों की संख्या। एक लाइन में अगर बात की जाए तो डिक्रीज मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इन एंड टाइम। निश्चित समय अंतराल में किसी स्थान पर मरने वाले सजीवों की संख्या। फिर वही बात हमें करनी है, क्या करनी है हमको, बात वही प्रतिशत निकालना है, ना कि संख्या। अब जैसे फिर से एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया कि सपोज करो ये लेबोरेटरी है। अब इस लेबोरेटरी के अंतर्गत यहां पर 40 फ्रूट फ्लाई हैं, 40 फल मक्खियां हैं लैब में, प्रयोगशाला में, और 4 फ्रूट फ्लाई की जो है कि बेटा यहां पर डेथ हो जाती है।
कितने समय में डेथ हो रही है? 1 वीक में। एक सप्ताह के अंदर अंदर क्या हुआ कि पहले से 40 फ्रूट फ्लाई थी, इसमें से 4 फ्रूट फ्लाई की डेथ हो गई। अब फिर वही निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इसका भी वही फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है? डेथ रेट बराबर डेल्टा एन अपान एन डेल्टा या डेल्टा टी। अब जो चेंज होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, तो 4 कितना आ जाएगा? 40 बराबर क्या हो गया? 0.1 इंडिविजुअल पर वीक। तो अब किसी भी पॉपुलेशन का इस प्रकार से आप डेथ रेट और बर्थ रेट निकाल सकते हैं। क्लियर हुई सारी बात? और ध्यान रखना, जो संख्या बढ़ती या घटती है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जो पहले से होती है उस संख्या को हमेशा नीचे लिखते हैं। बस भाग दीजिए, आ गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। पहला एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एट्रीब्यूट्स की, और दूसरा एट्रीब्यूट्स हमारा हो गया यहां पर दूसरे एट्रीब्यूट्स बच्चों होगा हमारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो, अरे यार बड़ी सरल होती है इकोलॉजी। बड़े बड़े आप प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटिक जैसे सब्जेक्ट को बड़े आसानी से समझ लेते हो। एक मन बना लिया आपने कि ये रटने वाला है, और हम कहते हैं बिल्कुल रटने वाला नहीं होता है। चलिए सेक्स रेशियो के बारे में बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लिंग अनुपात। सर ये तो आपने हिंदी बता दी, इसका मतलब समझाइए। जी बेटा अभी समझाता हूं। देखिए कोई भी एक पॉपुलेशन होती है, जैसे कांस्टेंट स्थान है, यहां पर एक कोई पॉपुलेशन है, स्थान सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। अब जैसे ये कोई विलेज है, कोई सिटी है, कोई घर है, वहां पर एक पॉपुलेशन पाई जा रही है। चलो मान लेते हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन पाई जा रही है, तो उस पॉपुलेशन के अंतर्गत कभी भी आप देखें और कोई भी पॉपुलेशन होगी तो उस पॉपुलेशन में 2 तरीके के लोग होते हैं। 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं उस पॉपुलेशन में हमेशा। एक तो होती है मेल, उस पॉपुलेशन में पाए जाने वाले नर सजीव। दूसरे होते हैं बेटा फीमेल, यानी मादा सदस्य और नर सदस्य। इनका किसी पॉपुलेशन में नर मादा का अनुपात जो होता है उसको हम कहते हैं लिंग अनुपात। सर इसको पढ़ते क्यों है? बेटा हमेशा ये ध्यान रखो कि किसी भी पॉपुलेशन में मादाएं अगर अधिक होंगी तो पॉपुलेशन राइज करेगी, क्योंकि मां केवल मादा ही बन सकती है। और अगर किसी पॉपुलेशन में नर ज्यादा है और मादाएं कम है तो पॉपुलेशन या तो स्टेबल रहेगी या डिक्लाइन हो जाएगी। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ाना है तो बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ। समझ रहे हो ना बात को? बेटियों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपनी रेस को बचाना है, मानव समाज को बचाना है, अपनी मानव आबादी को बढ़ाना है, तो मां लानी पड़ेगी। और मां बाजार में नहीं मिलती है, ना बेटा पेड़ पे लगी होती है। समझ गए होंगे शायद। चलिए बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई पॉपुलेशन जो आपको दिखाई गई है, इस पॉपुलेशन में मान लेते हैं कि 1000 इंडिविजुअल हैं। इस तरीके से 1000 इंडिविजुअल हैं। और इस 1000 इंडिविजुअल में मान लेते हैं 600 मेल हैं और 400 इसमें 600 यहां पर फीमेल हैं और 400 यहां पर मेल हैं। तो सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा? सेक्स रेशियो बराबर 60:40। अब अगर कोई पूछता है कि पॉपुलेशन क्या होगी, आगे राइज करेगी, 100% राइज करेगी, क्योंकि इसमें माताएं अधिक हैं, मदर्स अधिक हैं। 100% बच्चों ये पॉपुलेशन राइज करेगी। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज द सेक्स रेशियो एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स रेशियो इन द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे यहां पर एट्रीब्यूट्स नंबर 3 की। एट्रीब्यूट्स नंबर 3 की अगर बात की जाए, पॉपुलेशन के गुण नंबर 3 की बात करें, तो गुण नंबर यहां पर 3 आता है। पॉपुलेशन एज। पॉपुलेशन एज का मतलब क्या है? समष्टि की आबादी। सॉरी, आबादी नहीं बेटा, यहां पर आ जाएगा आयु। राइट। अब इस पॉपुलेशन एज या समष्टि की आयु से क्या लेना देना है? अरे यार बहुत बड़ा लेना देना है। कोई भी पॉपुलेशन है, चलो एक पॉपुलेशन बना लेते हैं। एक पॉपुलेशन है, एक गांव की पॉपुलेशन है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल रटना नहीं। ये कोई गांव है। अब इस गांव में एक पॉपुलेशन है। मान लेते हैं कि ये एक यहां पर पॉपुलेशन है, इस तरीके से ये पॉपुलेशन है ऐसे। कुछ लोग और हैं और कुछ लोग और हैं, इस तरीके से ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पॉपुलेशन है तो सर आपने एक क्रॉस बनाया, फिर गोला बनाया, फिर ये बना दिया, तो सर ये पॉपुलेशन कैसे हो गई? ये तो कम्युनिटी हो गई। नहीं भाई, यहां पर एज के आधार पर हमने पॉपुलेशन के सदस्यों को अलग अलग किया। जैसे अपन मान लेते हैं कोई भी पॉपुलेशन होती है ना, अपन घर में 10 लोग रहते हैं। अब 10 लोगों में कौन कौन रहता है? एक तो बच्चे रहते हैं, एक मम्मी पापा रहते हैं और एक दादा दादी रहते हैं। 3 प्रकार के लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बोलो। बच्चे रहते हैं। अब बच्चों को क्या बोल सकते हैं अपनी बायोलॉजिकल भाषा में? प्री रिप्रोडक्टिव एज।
जनन से पूर्व सदस्य, आप सीधी भाषा में समझ लो कि बच्चे। दूसरा मान लेते हैं मम्मी पापा है, ये रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज जननक्षम सदस्य। उस पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन करने वाले कितने प्रकार के लोग हैं। तीसरा दादा दादी वाले यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव सदस्य कितने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के कितने लोग हैं, यानी जनन से पूर्व सदस्य। तो कोई भी पॉपुलेशन सेम एज की नहीं होती। किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरीके के लोग होते हैं, एक जो कंटिन्यू रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, एक जिनमें रिप्रोडक्टिव लाइफ समाप्त हो चुकी है, और एक वो लोग होते हैं जिनमें अभी रिप्रोडक्शन होना बाकी है, यानी बच्चे। अ पॉपुलेशन at given time is composed of individuals of different age। निश्चित समय पर दी गई कोई भी आबादी 3 अलग अलग प्रकार के सदस्यों से बनती। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो एज से मतलब क्या है, अब देखो सीधी सी बात है कि जो भी सदस्य ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा, उससे वो पॉपुलेशन फ्लैक्चुएट होगी, वो पॉपुलेशन ऊपर नीचे जाएगी। चलिए देखते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हमारी बुक कहती है कि एज पिरामिड पढ़ें हम। एज पिरामिड, एज पिरामिड सबसे पहली बात कि एज पिरामिड है क्या। एज पिरामिड is a graphical representation of proportion of various age group of a population। किसी भी पॉपुलेशन में अलग अलग आयु के सदस्यों को पेपर पर पिरामिड की शक्ल में प्रस्तुत करना ही एज पिरामिड है। चलो एक बार लिख देते हैं एज पिरामिड है क्या। एज पिरामिड a graphical representation of proportion of various age group of a population। क्लियर हो गया? हिंदी तो समझ ही गए हो। मैंने क्या कहा था अभी, किसी पॉपुलेशन को ग्राफ की सहायता से पेपर पर प्रिंट करना या विभिन्न प्रकार के आयु के समूहों को व्यक्त करना क्या कहलाता है, एज पिरामिड कहलाता है। अब देयर आर 3 टाइप ऑफ एज पिरामिड, सभी को पता है कितने प्रकार के एज पिरामिड हैं। एज पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा यहां पर ट्रायंगुलर, दूसरा होता है बेल शेप्ड, और तीसरा बेटा होता है यहां पर
क्या होगा? अर्न शिफ्ट। मतलब त्रिकोणी घंटाकार कलशाकार, इस प्रकार 3 प्रकार के यहां पर पिरामिड्स पाए जाते हैं। अर्न शेप्ड या कलशाकार, चलिए अब इनको हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा ट्रायंगुलर या त्रिकोणी पिरामिड की, और ये क्या बताना चाहता है। देखिए यहां पर यंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। यहां पे देखिए आप, जन्म से पूर्व के सदस्य यानी बच्चे इस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव, हाई प्रपोर्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव यहां पर क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव क्या है, सबसे ज्यादा है। रिप्रोडक्टिव संख्या में न कम है न ज्यादा है, मॉडरेट है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है। यहां पर बेटा आएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम है। एक बार फिर से देखें, जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है उसमें बुढ़े लोग सबसे कम हैं, शादीशुदा प्रजनन योग्य सदस्य मॉडरेट हैं, और बच्चे इस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है। सीधी सी बात है कि ये पॉपुलेशन हमेशा क्या करेगी, ये पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज होगी, ये पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज होगी, ये पॉपुलेशन हमेशा बढ़ेगी, ये पॉपुलेशन हमेशा बेटा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि बच्चे अधिक हैं, और जिस पॉपुलेशन में बच्चे अधिक होते हैं वो पॉपुलेशन आगे चल करके बढ़ती है, हमेशा ये पॉपुलेशन राइज करेगी। तुम लोगों को नहीं बढ़ाना है पॉपुलेशन, हाँ समझ लो भाई। वैसे ही इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो बच्चे कम लाने, बच्चे ज़्यादा नहीं लाने, समझ गए बात? चलिए बेटा अब बात करेंगे बेल शेप्ड या घंटाकार। इस प्रकार का पिरामिड कब बनेगा? इस प्रकार का पिरामिड तब बनेगा जब प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की स्थिति ये होगी। कैसी होगी? रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव सेम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सम, फ्यूअर। ऐसी पॉपुलेशन में हमेशा सबसे ज्यादा न कम। देखो यहां पर रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इनकी संख्या समान है, और बुढ़े लोग यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो जन्म के काबिल नहीं रह गए हैं, 60 साल के ऊपर वाले, वो इस पॉपुलेशन में क्या है? कम है। तो जितने ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव में बदलेंगे आगे चल के, उतने प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव में बदल जाएंगे। ये पॉपुलेशन स्टेबल होती है। कैसी होती है? ना तो ये बढ़ेगी और ना घटेगी। हमेशा ध्यान रखेंगे ये पॉपुलेशन कैसी रहेगी, ये पॉपुलेशन बेटा स्टेबल रहेगी इस तरीके से, ऐसे न बढ़ने वाली न घटने वाली। क्लियर हो गया? घंटाकार। अब तीसरी पॉपुलेशन यानी तीसरे पिरामिड की बात करते हैं, कलशाकार। इस प्रकार की पॉपुलेशन हमेशा निगेटिव ग्रोथ करती है, डिक्लाइन होती है। इस प्रकार की पॉपुलेशन हमेशा जहां पर घड़े के आकार का, कलश के आकार का जहां पर पिरामिड बनेगा, वो पिरामिड वाली पॉपुलेशन हमेशा कैसी होगी? कम हो जाएगी। स्मॉल प्री रिप्रोडक्टिव, लार्ज रिप्रोडक्टिव,
एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं? बिल्कुल कम है, फीवर है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं? फीवर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 वाले जो हैं वो लिखने के नहीं तैयार है यार। चलो लिखते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लिख गया भाई, लिख गया। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फीवर और प्री रिप्रोडक्टिव फीवर, लार्ज रिप्रोडक्टिव, यानी ये कुछ दिन बाद बुढ़े हो जाएंगे तो कम संख्या में बच्चे आगे रिप्रोडक्टिव एज में आ पाएंगे। यानी निश्चित है कि ये पॉपुलेशन आगे जाके भाई साहब गड़बड़ा जाएगी, यानी पॉपुलेशन इस तरीके की हो जाएगी। भारत में शेरों की संख्या या भारत में जितने भी डिस्टिंक्ट यानी विलुप्त प्राय जीव हैं उनमें यही हो रहा है बच्चों कि उनके जो रिप्रोडक्टिव एज है वही मेंबर्स या पोस्ट रिप्रोडक्टिव मेंबर्स उनमें दिखाई दे रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं। और बच्चे कम होने की वजह से उनको हमें अभयारण्य में या सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में उनको रखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमेशा अगर किसी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है तो उस पॉपुलेशन में क्या होना जरूरी है? बच्चों का होना जरूरी है। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर। तो बच्चों ये हमने पढ़े अब तक 3 प्रकार के पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। चलिए अब आखिरी एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, और वो आखिरी एट्रीब्यूट्स हमारा है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले यहां पर हम ये समझने की कोशिश करें कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। एकांक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले कुल आबादी के सदस्यों की संख्या उस स्थान का जनसंख्या घनत्व कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एन एरिया विद कांस्टेंट टाइम, निर्धारित समय अंतराल के अंतर्गत किसी कक्षा में बैठे हुए बच्चों की संख्या उस कक्षा की क्या होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, जनसंख्या घनत्व होगा। अब समष्टि घनत्व तथा समष्टि आकार की अगर बात करें तो एक ही स्थान पर रहने वाले सभी प्रकार के सदस्य एक दूसरे के साथ कंपटीशन विद अदर पॉपुलेशन कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे इंटर रिलेट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो कंपटीशन विद अदर पॉपुलेशन, अपने दूसरे साथियों के साथ समान रिसोर्सेज के लिए स्पर्धा करते हैं। दूसरा प्रीडेशन इफेक्ट, जहां पर ये डेंसिटी पाई जा रही है उस एरिया में कितने प्रीडेटर्स पाए जा रहे हैं। मान लीजिए चिड़ियों की पॉपुलेशन है 3 बाज पाए जा रहे हैं तो पॉपुलेशन फ्लक्चुएट होगी, 1 होगा तो कम फ्लक्चुएट होगी। तीसरा पैरासाइट इफेक्ट यानी परजीवी प्रभाव, वहां पर परजीवियों की संख्या कितनी है। ये सभी उस स्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी, उस स्थान के पॉपुलेशन साइज को निर्धारित करते हैं। रिसोर्सेस कम होंगे, पॉपुलेशन घटेगी। प्रीडेटर्स ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन घटेगी। पैरासाइट ज्यादा होंगे, बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी, पॉपुलेशन घटेगी। उल्टा कर लीजिए, रिसोर्सेस अधिक हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी। प्रीडेटर्स कम है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। पैरासाइट कम है, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब इस पॉपुलेशन डेंसिटी को किन बिंदुओं पर हम स्टडी करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेजराइज करें, किसी भी स्थान पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इसको कैसे जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो अभी क्या बताया मैंने, टोटल नंबर गिन ले। एकांक समय में किसी स्थान पर पाए जाने वाले सजीवों की संख्या को गिन करके उस स्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी पता की जा सकती है। दूसरा जीव भार या प्रतिशत आवरण निकाल करके, कई बार यहाँ पर जो कुल संख्या होती है यह संभव नहीं होती गिन पाए, तब हम क्या करते हैं उस स्थान पर पाए जाने वाले सजीवों का जीव भार या प्रतिशत आवरण निकालते हैं। कई बार हम आपेक्षिक घनत्व के द्वारा उस स्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी को पता करते हैं, और कई बार बेटा अप्रत्यक्ष गणना के द्वारा भी हम उस स्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी को पता करते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण, कुछ एनसीईआरटी की बातें आगे बात करते हैं।
अब जैसे पहला पॉइंट था हमारा यहां पर टोटल नंबर। टोटल नंबर की अगर बात करें तो मान लेते हैं कि जैसे ये कोई एक एरिया है और इस एरिया में मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का एरिया है। इस 1 किलोमीटर में, यार ये गंदी बात कर देता कभी कभी, अपने मन से लिखता है भाई, बहुत गंदा बच्चा हो गया, आप जैसा बिल्कुल। इसको हमारे जैसा होना चाहिए, अच्छा बच्चा। अब जैसे ये कांस्टेंट एरिया है और इस कांस्टेंट एरिया में हम देख रहे हैं कितना डेंसिटी हमें पता करनी है। तो बेटा ये एरिया जो होता है ना, इस एरिया के सापेक्ष हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पर प्रति मेंबर जो है कितना उस पर क्षेत्रफल आ रहा है, उसके आधार पर हम यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी गिन करके पता कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका है। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे एनसीईआरटी लिखती है कि किसी स्थान पर, यानी केवला देवी राजस्थान के भरतपुर में बिल्कुल हाईवे पर है दाहिनी तरफ, पंक्षी विहार में साइबेरियन सारस की संख्या 10 हो सकती है। 10 लाइक क्रैंस इन साइबेरियन इन केवला देवी बर्ड सेंचुरीज। या कभी कभी यह संख्या लाखों में हो सकती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास की संख्या किसी तालाब में लाखों करोड़ों में हो सकती। पेट्रिडिस या दूध में दही जमाने वाले जीवाणुओं की संख्या करोड़ों में हो सकती। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा किसी भी स्थान पर कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, इसे गिन करके पता किया जा सकता है। पहला तरीका ये था। उदाहरण में 2 बातें बताई मैंने आपको। एक तो मैंने क्या बताया, क्रैंस 10 या क्लेमाइडोमोनास अरे यार क्या लिख रहा है, इन्फिनाइट हो सकते। अब दूसरा तरीका यहां पर देखेंगे। नंबर 2 पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो बायोमास या परसेंट कवर, बायोमास या परसेंट कवर, क्योंकि सबसे सटीक तरीका तो वही था टोटल काउंटिंग वाला। अब बायोमास का मतलब क्या था यहां पर, although total number is the most correct measurement of population density, but in some cases it's not possible. कई बार ये संभव नहीं होता है। जब संभव नहीं होता तब हम क्या करते, तब हम बच्चों उस स्थान पर पाए जाने वाले सजीवों के जीव भार और प्रतिशत आवरण के द्वारा निकालते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जैसे कोई एरिया है, अब मान लेते कोई ये एरिया है, इस एरिया में बहुत सारे ये पार्थेनियम के पौधे, ये पार्थेनियम है, और एक यहां पर ये बरगद की कैनोपी है। अब ये बरगद की कैनोपी जो है इस तरीके से तो बहुत बड़ी हो रही है। अब ये तो नाइंसाफी हो जाएगी कि आप इसको संख्या ज्यादा दें और इसको कम दें, घनत्व का मतलब स्थान घेरने से। तो यहाँ पर बरगद की डेंसिटी तुलना में किसके, पार्थेनियम के अधिक होगी। तो इस प्रकार से उस स्थान की पर उपस्थित, जब सीधी गणना से नहीं निकल रहा मामला, तो हम क्या करेंगे, तो हम उस स्थान पर पाए जाने वाले सजीवों के बायोमास के आधार पर वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी को क्लियर करेंगे।
अब बेटा हम बात करें अगर यहां पर तीसरी, और तीसरी बात बेटा हमारी यहां पर हो जाएगी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी से क्या मतलब है? आपेक्षिक घनत्व। अब जैसे किसी तालाब में कितनी मछलियां हैं, कोई पूछ दे मछलियों का घनत्व क्या है, आप गिन पाओगे? मुझे तो नहीं लग रहा गिन पाओगे, और ना गिनी जा सकती। ये तालाब है, इस तालाब में बहुत सारी मछलियां पाई जा रही, ये मछलियां पाई जा रही। अब तालाब में मछलियां दिखती थोड़ी हैं, कैसे निकालोगे इसका डेंसिटी? अब हम एक आपेक्षिक घनत्व के द्वारा इसको निकालते हैं। आपेक्षिक घनत्व से क्या मतलब है? यहां पर तालाब ही भाग गया हमारा, तो है इतना गंदा तालाब था यार। चलो दोबारा पकड़ के लाते। मछलियां तालाब लेके भाग गई, ये तो पहली बार जिंदगी में हुआ है। मछलियां भाग जाए चलो कोई बात नहीं, मछलियां तालाब लेके भाग गई यार। अरे हंसो नहीं, सब कुछ संभव इस संसार में भाई, हंसने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से हम मछली भी पकड़ के लाए और तालाब भी पकड़ के लाए। यहां पर ये फिश है और यहां पर ये पॉन्ड है। अब हमें क्या करना है कि इस तालाब में कितनी मछलियां, इसकी डेंसिटी निकालनी। भाई साहब बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका? आप लाओ एक जाल, एक ये जाल लाए, ऐसे ये जाल लाए, और इस जाल में, अबे डंडी तो लगी नहीं, चलो डंडी भी लगाओ, नहीं निकालोगी कैसे? हाँ अब देखो डंडी वाला जाल आ गया। अब एक बार उससे ऐसे निकाला तो जितनी मछलियां इसमें फंसे, एक तो आधी फंस गई, चलो पूरा मान लेते हैं, 2 3 4, तो पर कैच कितनी मछलियां फंसी? तो इसका जाल का एरिया कितना था और उस एरिया में कितनी मछलियां एक बार में फंस रही हैं? तालाब का वॉल्यूम निकालकर, आयतन निकालकर, और पर कैच फंसने वाली मछलियों की संख्या निकाल करके आसानी से हम यहाँ की रिलेटिव डेंसिटी को पता कर सकते हैं कि पर कैच कितनी मछलियां यहां पर फंस रही हैं। इस जाल में एक बार में कितनी मछलियां फंस रही हैं, इसके आधार पर इस स्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी को हम निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी। लगभग में आएगी, कभी भी कांस्टेंट में नहीं आएगी। अब देखो एक लास्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट काउंटिंग, अप्रत्यक्ष गणना। अब मान लो किसी ने तुमसे कह दिया कि सारिस्का में गिन के आओ कितने बाघ हैं, तुम आप पूछने जाओगे या गिनने जाओगे 1 2 3 4, तब तक वो तुमको गिन लेगा, तब तक वो तुमको गिन लेगा भाई साहब। ऐसी घटना जब घटे या ऐसा मामला जब कहीं हो, कैसा मामला हो कि जब हम पास जाके नहीं गिन सकते या कहीं भी इस तरीके से नहीं काउंट किया जा सकता, तब हम इनडायरेक्ट गणना करते हैं। जैसे इनडायरेक्ट गणना से मतलब यहां पर है कि जैसे जो शेर की बात की ना अभी हमने, टाइगर की बात की, मान लीजिए लॉयन की बात की, तो इनके फुट मार्क्स, जैसे अपने थम्सअप ये जो होते हैं ना, अबे थम्सअप पीने वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं गलियों पर पाए जाने वाले थम्स प्रिंट की, फिंगरप्रिंट्स की। ऐसे ही शेरों के या जितने भी जो कॉर्निवोरस होते हैं उनके फुट मार्क्स अलग अलग होते हैं, या इनकी जो पेलेट्स होती है, फीकल पेलेट्स,
फीकल पेलेट्स का मतलब क्या था? मल की गोलियां भी सब में अलग अलग प्रकार की बनती हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से हम उनके पंजों के निशान, उनके मल की गोलियों के तरीके को गिन करके हम इनडायरेक्टली किसी स्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी को पता कर सकते हैं। तो ये बच्चों रहा आज की क्लास, मजेदार थी, मुझे तो बहुत मजा आया, और आपको आया या नहीं आया ये पढ़ने के बाद पता चलेगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में इसी चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।